हिंदुस्तान में बहुत सारी हवेलियां हैं और ये हवेलियां सदियों से अपनी जगह पर खड़ी हैं। इन हवेलियों में न जाने कितने परिवार आए रहे और चले गए। हर हवेली की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। सारी कहानियां खुशियों से भरी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियों में सिर्फ होता है तो दर्द, चीखें और मौत की गवाही। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां एक हंसता खेलता परिवार आया था रहने के लिए, लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उन लोगों को रात के अंधेरे में दीवारों से सिसकियों की आवाजें सुनाई देती। बाथरूम के अंदर किसी के पैरों की परछाइयां दिखाई देती। दरवाजा खोलने के बाद बाथरूम में कोई नहीं होता था, होते थे सिर्फ कदमों के निशान। तब विनोद और सीमा को एहसास हुआ कि इस हवेली में कुछ भयानक छुपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो अब जाग चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एक्स हॉरर कल्पना। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इंसान जिंदगी में रहते हुए अपने लिए सारी चीजें करता है और उन सारी चीजों में एक चीज होती है अपने रहने के लिए एक आशियाना बनाना। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो बहुत बड़े मकान बनाते हैं। आज हम बात करते हैं हवेली की। वैसे हिंदुस्तान में बहुत सारियां हवेलियां हैं और हर हवेली की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। विनोद, ऐसा मत करो, पहले बच्चों को बाहर निकालो पानी से और तुम भी जल्दी निकलो। सर्दी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। फिर रहना नाक को तौलिए से पोंछते हुए सीमा अपने साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। विनोद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सीमा उसकी बीवी। बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियां नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से सही, लेकिन सीमा की गोद भर गई। एक लड़का और एक लड़की, दोनों बहुत प्यार से रखते थे अपने बच्चों को। लेकिन छोटी लड़की रिंकू सबकी बहुत चाहती थी। अपने पापा की तो जान थी वो, और अपने दादा दादी के तो बस पूछो मत। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। विनोद और बच्चों का नहाना हो गया। अब सब मिलकर खाने की टेबल पर आ गए। सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। विनोद वहीं बाहर ही बैठा रहा। तभी उसके पिताजी वहां आए। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहे हो? पिताजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपना वो नदी का जो पुल बन रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहां जाकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ से रोज आना जाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वैसे काम रात दिन का है और आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही है। मैं वहाँ रहूँगा तो सब पे नज़र भी रहेगी। विनोद थोड़ा टेंशन में बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम है तो करना है, कब जा रहे हो? विनोद के पिताजी ने उसको सहारा देते हुए बोला। और तुम यहाँ की टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हारे लोग हैं, मैं भी तो हूँ। कोई नहीं, मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा और वहाँ की दिनचर्या देखूंगा। विनोद ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने बोला, पिताजी मैं बच्चों को यहीं रखकर जाऊँगा, वहाँ कैसा इंतज़ाम होगा मुझे नहीं पता, और आपको अकेला छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। विनोद जरा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और अपने काम में ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो, पिताजी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आया। सीमा और विनोद को लेने एक गाड़ी आई। साथ में मैनेजर भी था। उसका नाम था रघु। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चल दिए। वो कंस्ट्रक्शन साइट घर से बहुत दूर था। कुछ 2-4 घंटों का लंबा रास्ता तय किया। यह कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफ़ी दूर थी। यही कोई 2-4 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियाँ, खेत और कभी कभी जंगल भी पड़ता था। सीमा ने जब ये देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे भी बहुत दिन हो गए थे वो घर से बाहर निकली नहीं थी। उधर मैनेजर ने
वहां के जमींदार की हवेली किराए पर ले ली, जो बहुत लंबे समय से बंद थी, तो सस्ते में मिल गई। विनोद की गाड़ी हवेली के गेट से होती हुई अंदर की ओर जाने लगी। जैसी गाड़ी अंदर जाके रोकी, हवेली से नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू वो यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई में खाना बनाने के साथ साथ घर की साफ सफाई का काम करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने एक छोटे से घर में रहते थे। नंदू भागता हुआ आया और गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर ले गया। कमला भी कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने लगी। सीमा को तो घर बहुत पसंद आया। और वैसे शहर में रहने वालों को ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। विनोद ने अभी सामान अपना रखा ही नहीं था कि विनोद के पास फोन आया। वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर साइट पर चला गया। और इधर यहाँ सीमा पूरा घर देखकर बहुत खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया। सीमा शाम को विनोद का इंतजार कर रही थी। विनोद आने के बाद सबसे पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खाकर बरामदे में नंदू और कमला के साथ वहीं एक आग जलाकर बात करने लगे। आसपास के बारे में जानकारी लेने लगे। कुछ अपनी सुनाने लगे, कुछ उनकी सुनने लगे। बात करते करते बहुत देर हो गई। अब वो सारे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर सीमा और कमला की तो बहुत अच्छे से बनने लगी। उधर नंदू को तो जैसे बड़ी बहन मिल गई हो। वो सीमा को दीदी कहकर बुलाने लगा था। ऐसे ही कुछ 8-10 दिन बाद सीमा एक बार पूरे घर में घूम रही थी। अचानक से सीमा को एक गुप्त दरवाजा मिला। सीमा ने वो दरवाजा खोला। सीमा ने देखा कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे एक तहखाने का रास्ता है। सीमा ने जाकर देखा तो तहखाना काफी बड़ा था। सीमा ने कमला को पूछा कि कमला, इस हवेली में कोई गुप्त तहखाना है? कमला ने मना कर दिया, नहीं दीदी, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं। लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी वैसे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसे पुराने तहखानों में आत्माएं होती हैं। मैंने टीवी में देखा है। इस पर सीमा जोर से हंस पड़ी। तत पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते। दोनों अंदर गई। वहां चारों तरफ इतनी धूल थी, मकड़ी का जाला था, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक कंगन मिला था पुराने जमाने का। सीमा को बहुत पसंद आया। उस कंगन को देखकर कमला ने बोला, दीदी ये शायद यहाँ के जमींदार की बहू का है। कमला ने सीमा से कहा, दीदी रहने दो, ये पता नहीं कैसा कंगन है, इसे मत रखो, छोड़ दो यहाँ पर। कमला ने सीमा को मना तो किया रखने के लिए, लेकिन सीमा की जिद के आगे वो कुछ कर ना सकी। आखिरकार सीमा के कहने पर वो कंगन लेकर सुनार के पास गई और उसे साफ करवा के सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भूचाल सा आ गया। काम की वजह से विनोद कभी कभी रात को देर से आने भी लगा था, क्योंकि वहां साइट पर काम बहुत जोरों से चल रहा था और विनोद को ना काम के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। एक बार विनोद को रात को आते हुए देर हो गई। उसने सीमा को फोन करके खाना खाकर सो जाने के लिए कहा और कहा, तुम खाना खा लेना, मैं आते समय थोड़ा लेट हो जाऊंगा। वो जब घर आया तो रात के करीब 12:30 बज रहे थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर नंदू ने गेट खोला और जाकर अपने कमरे में सो गया। घर के अंदर जाते ही विनोद को ना अपने बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया तो उसने देखा वहां कोई था नहीं। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपनी जगह पर सोई हुई थी। विनोद ने सीमा को जगाना ठीक नहीं समझा और उसे बिना जगाए उसके बगल में जाके सो गया। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसको दर्द से चिल्लाने की और किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से आंखें खोली तो देखा सीमा बेड पर है ही नहीं। ये आवाज तो बाथरूम से आ रही थी। विनोद वहां से बाथरूम की तरफ भागा और देखा कि सीमा वहां नीचे गिरी हुई थी। सीमा बहुत दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद ने उसको संभाल के उठाया और बेड पे
लिटा दिया। विनोद ने देखा कि उसके हाथ में एक हाथ में सीमा, एक हाथ में वही पुराना कंगन पहनी हुई थी। विनोद को जरा अजीब लगा, क्योंकि सीमा कभी कंगन पहनती नहीं थी। सुबह होने के बाद विनोद ने सीमा से कल के बारे में बात करी, लेकिन सीमा को तो रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा बीमार जरा लग रही थी, सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाने की कोशिश करी। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। विनोद ने कहा, कमला, दीदी को जरा बाजार ले जाना, उनका मन भी बना रहेगा, और हाँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने हंसते हुए हाँ कहा। उधर विनोद अपने काम पर चला गया, लेकिन उसको सीमा का मूड आज थोड़ा अलग लग रहा था। साइट पर जाकर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बस एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था, या जो मैंने देखा या जो मैंने सुना, क्या वो सब सच था? इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चली गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी जो भेज दी थी। इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चली गई, क्योंकि विनोद ने ऑफिस से उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। सीमा और कमला ने नंदू को बोला कि नंदू, तुम घर की रखवाली करना, हम जब तक बाजार से होके आते। सीमा ने गांव का बाजार देखा ही नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा, कमला के लिए चूड़ी, कुछ कपड़े भी खरीदे। तभी सीमा ने देखा कि वह एक छोटी सी ढकेल पर मूंगफली बिक रही थी। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी का इंतजार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। अरे दीदी, मैं अभी आती हूँ, हमने तो धनिया लिया ही नहीं, और उसके बिना तो खाने में मजा आएगा नहीं। आप बस 5 मिनट रुको, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ, और कहीं जाना मत, यहीं पर रहना। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई तो देखा वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। हल्ला हो रहा था। कुछ औरतें जमा होकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा रही थी, मारो इसको। कमला को सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। वो पास में जाकर देखने लगी। कमला ने देखा उस औरत के तो बाल खुले हुए थे, धूल मिट्टी से सारे कपड़े गंदे हो गए। जब उस औरत का चेहरा सामने आया तो कमला बोली, हे भगवान, दीदी आप, अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी है, बहुत बड़े घर से, चलो दूर हटो, जाओ जाओ। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ, ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? तभी भीड़ से एक औरत की आवाज आई, अरे ऐसी औरत को तो मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठाकर भाग रही थी, एक औरत ने गुस्से में बोला। सीमा बस अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। सीमा के मुंह से बस यही निकल रहा था, मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। कमला के तो पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। तभी उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहां से घर वापस आ गए। कमला ने डर के मारे बात किसी को नहीं बताई। शाम होते होते सीमा को बहुत जोर से बुखार हो गया, लेकिन वो घर में रुकी रही। नंदू भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर आया, उसको दवाई दी और चला गया। आज विनोद जल्दी आया और साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक थी अब, लेकिन रात को आज भी जब विनोद को दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा, आज भी सीमा बेड पर नहीं है। सीमा तो बाथरूम में थी, लेकिन जब विनोद उसको लेने गया तो सीमा ने एकदम डरावनी आवाज में पलटकर जवाब दिया, ए, दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देख विनोद तो एकदम से डर गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और विनोद ने चीखना चालू किया, नंदू, नंदू, जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आए। सीमा का वो डरावना रूप देखकर उन दोनों की भी सांसें रुक गई। सीमा के बाल खुले हुए थे, आंखें खून जैसी लाल हो गई थी, चेहरा इतना भयानक और उस पर कटने और जलने के निशान।
कमला ने देखा कि सीमा नीचे फर्श पर बैठी हुई है। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए हैं। सीमा के सारे बाल उसके चेहरे के आगे पड़े हुए थे, जिससे कभी उसका चेहरा दिख रहा था, कभी नहीं। तभी सीमा बोली, कमला का इसमें मत आ। तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर सीमा रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। कमला यह देखकर एकदम से सन्न हो गई और वहां से बाहर भागी। नंदू और विनोद भी साथ में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। यह सब क्या है कमला, मुझे कुछ बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोल रही थी? विनोद ने जरा गुस्से में पूछा। कमला डरते हुए बोली, वो वापस आ गई साहब, वो वापस आ गई अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूं, मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता था, एक ही थी, वो ही थी। वो आ गई माल, वो आ गई साहब, वो आ गई। अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आ गई साहब। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला हाथ जोड़ते हुए और बहुत जोर जोर से रोने लगी और वहीं बैठ गई। नंदू भी कमला के पास जाकर बैठ जाता है। विनोद तो अब पागल ही हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी उसके कुछ समझ नहीं आया। कमला ने बताना चालू किया, साहब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा ही निर्दयी आदमी है। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब। लेकिन गरीब की कौन सुनता है? डर और गरीबी के कारण हमने अभी तक अपना मुंह बंद रखा। विनोद थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी, उस जमींदार का एक लड़का था साहब, नाम रौनक था उसका। साहब नाम जैसा था उसका स्वभाव भी वैसा था। अपने पिता और माँ से तो बिल्कुल अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों से दूर रहते, उधर रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका यह स्वभाव घर वालों को तो बिल्कुल नहीं भाता था। रौनक को शांति नाम की लड़की पसंद थी, जो एक उसी गांव के मजदूर की लड़की थी। रौनक उससे शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर रौनक ने शांति से शादी तो कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो सह लिया, लेकिन उस बेचारी पे पीछे बहुत जुल्म किए साहब। विनोद ने बीच में कहा, लेकिन इसमें मेरी सीमा की क्या गलती है? उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? विनोद बड़ा हैरान था। उधर कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें सीमा दीदी की कोई गलती नहीं, लेकिन अब वो शांति की आत्मा वापस आ गई साहब, अपना बदला पूरा करने। उस शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर जाने नहीं देती। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन की बात है, पता नहीं किसी बात में शांति और उसकी सास की आपस में कहासुनी हो गई, और इसी लड़ाई झगड़े में उसकी लड़की, छोटी लड़की, बहुत जख्मी हो गई। डॉक्टर ना मिलने से बेचारी बच नहीं पाई साहब। बच्चे का दर्द क्या होता है ये हमसे पूछो, हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर कमला बहुत जोर जोर से रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोलने लगी, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब? शांति तो जैसे पागल ही हो गई। लेकिन उस जमींदार ने बच्ची की लाश को जो आपका बाथरूम है ना, वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी ने तड़प तड़प कर मर गई। कहते ना साहब, जो तड़प तड़प के मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक ये सबसे अभी भी बाहर नहीं आ पाया, वो पागल हो चुका है। गांव वालों को भी नहीं पता कि शांति कहाँ चलेगी और कैसे मर गई। शांति का किसी को पता ही नहीं चला है। इसके बाद शांति को किसी ने देखा नहीं। शायद शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प तड़प के मर गई होगी। कहते हैं ना साहब, जो तड़प तड़प के मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। और रौनक, वो तो बेचारा उन सब से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाया, वो पागल हो चुका है। उसके घर वाले उसको एक खोली में बंद रखते हैं
बहुत प्यार करता था रौनक अपनी शांति से और अपनी बच्ची से। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। यह सब सुन विनोद सन्न सा रह गया। कैसे हैं ये लोग, अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, वो यही सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को ले आया। उन्होंने सारी बात सुनकर समस्या का हल बताया और कहा, शांति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले हमें शांति को ढूंढना होगा कि वो कहाँ गायब है। विनोद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पे हिरासत में ले लिया। रात हो चुकी थी, अंधेरा काफी घना हो चुका था। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी। विनोद, नंदू और कमला के साथ तांत्रिक बाबा ने हवेली के तहखाने में कदम रखा। चारों ओर धूल और नमी की गंध फैली थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन भी थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए एक त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और कहा, यहाँ कोई बहुत ही प्रचंड आत्मा भटक रही है और इसे मुक्त किए बिना कोई यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी अचानक हवेली की दीवारों से तेज चीखों की आवाज आने लगी। दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी और छत से जाले झड़ने लगे। एक तेज हवा का झोंका आया और तांत्रिक के द्वारा जलाया हुआ दिया बुझ गया। अब अंधेरे में केवल लाल चमकती आंखें ही नजर आ रही थी। उधर सीमा अभी भी कमरे में ही कैद थी। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। सीमा हवा में तैरती हुई बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे विनोद की ओर बढ़ने लगी। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, वरना तुम्हें भी उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी थी। सीमा के मुंह से ये आवाज आ रही थी, लेकिन ये उसकी नहीं थी। ये शांति की आत्मा की आवाज थी, जो अब पूरी तरह से सीमा पर हावी हो चुकी थी। तांत्रिक ने तुरंत मंत्रों का जाप करना शुरू किया और त्रिशूल को फिर से जमीन पर पटका। तभी हवेली के अंदर जमीन फटने लगी और वहां एक जलती हुई आकृति उभर आई। यह किसी आत्मा का भूतिया साया था, जो हवेली में सदियों से बंधा हुआ था। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, ओहो, तो ये जमींदारों का पूर्वज है, जो इस हवेली को शापित कर चुका है। जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये आत्मा भटकती रहेगी। सीमा जोर से चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं एक सफेद आकृति में निकली। शांति की आत्मा। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं थी, बल्कि सुकून थी। तांत्रिक ने सीमा की ओर देखा और बोला, शांति, तुम्हारी बच्ची तो दुनिया छोड़ के जा चुकी है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम इस प्रेत योनि में क्यों भटक रही हो? मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ रहा हूँ और ये गंगा जल तुम्हारे ऊपर छिड़क रहा हूँ। तुम सीमा के शरीर को छोड़कर अपने आगे की यात्रा की तरफ निकलो। तांत्रिक ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ा और सीमा के ऊपर डाला। गंगा जल जैसी सीमा के शरीर पर पड़ा, सीमा जोर से चिल्लाई और धीरे धीरे उसके शरीर से धुआं के साथ एक सफेद आकृति निकली। शांति की आत्मा। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं थी, बल्कि सुकून था। तांत्रिक ने विनोद की ओर देखा और कहा, अगर इसे मुक्त करना है तो हमें उन जगहों को शुद्ध करना होगा जहां इसके साथ अन्याय हुआ था। विनोद नंदू और कमला के साथ खेतों में पहुंचा, जहां जमींदार ने शांति को बेरहमी से मारकर गाड़ दिया था। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और जमीन की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में शांति की अस्थियां वहां से निकाली गई। जैसे ही उनकी अंतिम क्रिया की गई, हवेली के अंदर जोरदार गर्जना होने लगी। इसके बाद वो सब हवेली लौटे और उसी अभिशप्त बाथरूम में पहुंचे, जहां जमींदार ने शांति की मासूम बेटी को दफना दिया था। तांत्रिक ने दीवार पर तांत्रिक चिन्ह बनाए और विनोद ने खुदाई शुरू की।
अचानक वहां से एक छोटे बच्चे के कंकाल के अवशेष निकले। विनोद ने तांत्रिक के कहे अनुसार हाथ जोड़कर उस छोटे से कंकाल से माफी मांगी और उस कंकाल को उस गड्ढे से बाहर निकाला। तभी एक ठंडी हवा चली और सीमा अचानक जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थी। तभी विनोद को सामने शांति की आत्मा दिखाई दी, जो एक सफेद धुएं की आकृति में थी। अब उसकी आंखों में ममता थी। शांति की आंखों में अब गुस्सा नहीं, अब सिर्फ उसकी आंखों में ममता थी। और उसने विनोद को देखते हुए बोला, तुमने मुझे और मेरी बच्ची को मुक्त करा दिया है, अब यह हवेली भी इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगले ही पल तेज हवाएं चली, दीवारें कांपने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की आधी छत नीचे गिर गई। उधर तांत्रिक भी अपने मंत्रों का जाप निरंतर किए हुआ था और शांति की आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। तभी अचानक सीमा जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में जीवन था। विनोद ने उसे जाके गले लगाया और नंदू कमला के साथ भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, हवेली की सारी लाइटें अचानक जलने और बुझने लगी और एकदम से सारी लाइट बुझ गई। वो हवेली अब सिर्फ एक वीरान खंडर बन चुकी थी। विनोद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि कुछ कहानियों का अंत भले ही हो जाए, लेकिन उनके साए हमेशा जिंदा रहते हैं। और वो साया अब भी हवेली की खिड़की में खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था।